Hello everyone, my name is Ankit Khare and I am here with the quick concepts of lump parameter analysis. तो if you are preparing for the GATE and time आपके पास कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक के सारे की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और गेट में इस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके बाद आप गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक हीट ट्रांसफर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमको देखना होगा कि स्टडी एंड अनस्टडी स्टेट क्या होता है। तो स्टडी और अनस्टडी स्टेट के बारे में आपको बता देता हूं कि अगर कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये स्टडी स्टेट में है। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डज नॉट वेरी विद द टाइम, इट इज सेड टू बी इन स्टडी स्टेट। फॉर एग्जांपल, आपके कमरे में एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल में आपने थर्मामीटर लगाया तो पता चला आपको टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के बाद फिर आपने उसी जगह पर थर्मामीटर लगाया तो फिर से आप देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर अगेन उतना ही है जितना पहले था, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इसके टेम्परेचर में आधे घंटे के स्पैन में इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में रखी हुई बॉडी है। इसके अगेंस्ट अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ बदल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बॉडी स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं है, यानी कि ये बॉडी ट्रांजिएंट स्टेट में है या फिर अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में है और इसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ लगातार बदल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता तब तक ये बॉडी अनस्टेडी स्टेट में रहेगी या फिर कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगी। इसके एग्जांपल्स है कुछ, जैसे कि कूलिंग ऑफ आईसी इंजन। आप मोटरसाइकिल चला के आते हैं तब देखते हैं कि इंजन काफी गर्म है, थोड़ी देर में मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, इसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तब आप इंजन को छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोटरसाइकिल जस्ट आई, आप टच कर लेंगे, बहुत गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल खड़ी करने से थोड़ी देर बाद तक, जब तक मोटरसाइकिल का इंजन ठंडा नहीं हो जा रहा है तब तक वो अनस्टेडी स्टेट में यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट में है। इसी के साथ इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे ऑटोमोबाइल का इंजन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल बिलेट्स और उसके बाद कूलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ फूड्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनस्टेडी कंडीशन या स्टेट। इसके बाद एक चीज, छोटा सा पॉइंट और है इसमें, ड्यूरिंग एन अनस्टेडी स्टेट द चेंज इन टेम्परेचर में फॉलो द पीरियोडिक और द नॉन पीरियोडिक वेरिएशन। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेरिएशन क्या है, इसके बारे में आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। सपोज करिए आपका घर है, सुबह होती है, सुबह इसमें क्या होता है, हीट पड़ती है, मतलब सन से जो रेज आती है पड़ती है और ये गर्म होना स्टार्ट होता है। दोपहर तक ये बहुत गर्म हो जाता है, फिर शाम को क्या होगा, ये ठंडा होगा, रात को और ठंडा होगा, फिर सुबह फिर से उतना टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब जितना लास्ट डे सुबह था। तो इसका मतलब एक जो 12 बजे मान लीजिए अगर ये सबसे गर्म हो जा रहा है तो अगले दिन 12 बजे फिर उतना गर्म हो जाएगा, उसके अगले दिन 12 बजे फिर उतना गर्म हो जाएगा। मतलब एक पीरियड के बाद इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। तो इस तरह का जो वेरिएशन हो रहा है इसको हम बोल देते हैं क्या, पीरियोडिक। और इसके अपोजिट, अगर ये पीरियोडिक को फॉलो नहीं कर रहा है टेम्परेचर इसका ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन पीरियोडिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो समझनी जरूरी थी। अब इसके आगे देखते हैं क्या है, हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी या नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंट। ठीक है, तो पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो चीजों को समझना होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा सरफेस रेजिस्टेंस क्या है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अगर किसी बॉडी में जब हीट कंडक्ट हो रही है, कंडक्शन हो रहा है, तो वो बॉडी उस हीट को बहने से रोकती है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करती है कंडक्शन के दौरान वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सरफेस रेजिस्टेंस क्या है, बॉडी जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है तो कन्वेक्शन जब हो रहा है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको बोल देते हैं सरफेस रेजिस्टेंस या फिर क्या है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ये दो चीजें हैं। तो इसमें क्या रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो या फिर नेग्लिजिबल, इसका मतलब जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो पूरा का पूरा हीट कंडक्ट हो जा रहा है किसी भी बॉडी में, वो बॉडी उस हीट को फ्लो होने में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई। तो इसमें एक चीज याद रखिए, अगर आपका इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लेक्टिबल है तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों एक ही बात है। अगर कोई कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी इस बॉडी की बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद
The process in which the internal resistance is assumed negligible in comparison with its surface resistance, it is called Newtonian heating or cooling process, and the temperature in this process is considered to be uniform at a given time. Such an analysis is called lumped parameter analysis. तो lumped parameter analysis क्या है कि अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान रहे हैं किसकी कंपैरिजन में, सरफेस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और उसमें जो टेम्परेचर है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म है, तो इसमें जो एनालिसिस होगा इसको हम बोल देंगे आपका क्या, यानी कि इस टाइप के एनालिसिस को क्या बोल देंगे, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये जैसे आपकी एक बॉडी है, इसको ध्यान से देखिए, ये एक बॉडी है, इससे हीट एनवायरनमेंट में फ्री हो रही है। तो हीट अगर एनवायरनमेंट में फ्री हो रही है तो इसमें लिखा हुआ है हीट आउट इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन। जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लिया है, इसका मतलब इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था वो 0 है, यानी कि सारा का सारा जो हीट ट्रांसफर होगा किसकी वजह से होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होगा। सारा का सारा हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, यानी कि ई आउट इक्वल्स टू क्यू कन्वेक्शन, और क्यू कन्वेक्शन तो आपको पता है क्या होता है, एच ए डेल्टा टी, वही लिखा हुआ है एच ए टी माइनस टी ए। अच्छा, जितनी हीट ये एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करेगा उतनी ही इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो उतनी ही रिड्यूस होगी। तो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस रो वी सी डी टी अपॉन डी टाउ, और रो वी का मतलब मास, सी का मतलब सीपी मतलब हीट कैपेसिटी, और डी टी अपॉन डी टाउ मतलब ये टेम्परेचर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाउ जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली क्या है, जितना क्यू कन्वेक्शन होगा एमसीपी डेल्टा टी का चेंज उसके बराबर होगा। तो क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी, एमसीपी डेल्टा टी को ही लिख दिया है रो वी सी डी टी अपॉन डी टाउ, बहुत ही सिंपल है। और एक चीज इसमें और नीचे लिखी हुई है, आप ध्यान से देखें अगर, तो इसमें लिखा हुआ है कि टाउ इज इक्वल टू 0 पर टी इज इक्वल टू टी आई है, मतलब जब टाइम, मतलब सबसे इनिशियल का मतलब जब टाइम 0 है, जब इनिशियल कंडीशन पर टेम्परेचर कितना है, टी आई है, और जैसे ही टाइम 0 से ज्यादा होगा, मतलब जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी वैरी करेगा, और वो किसके फंक्शन में होगा, टाउ के फंक्शन में होगा। तो ये एक चीज है। तो आप देखेंगे इसमें, तो क्यू, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्यू कन्वेक्शन बराबर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसको बराबर कर देना है, और कुछ नहीं। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस रो वी सी डी टी अपॉन डू टाउ इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, सिंपल। अब इसमें जो पैरामीटर है जरा देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है रो क्या है, रो है आपका डेंसिटी ऑफ द सॉलिड केजी पर मीटर क्यूब में, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मीटर क्यूब में, सी क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी होगी। फिर एच क्या है, एच ये है आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, इसको यूनिट सरफेस कंडक्टेंस में लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, एच हो गया ये। और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम, ए क्या है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, कितना सरफेस एरिया है, और टी ए क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर, और टाउ क्या है टाइम है। तो ये पैरामीटर है। अब ये पैरामीटर्स और ये हीट इक्वेशन मिलकर एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में। ये इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूं कि ये सारे पैरामीटर्स और ये जो इक्वेशन है ये मिलकर एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं टाइम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। वो एक छोटे से डेरिवेशन के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो हमने देखा कि रिलेशन अमंग ऑल द गिवन पैरामीटर्स एंड द टाइम इज दिस। अब आप सोच रहे होंगे ये अचानक यहाँ से कैसे आ गया, तो मैंने बताया कि ये एक डेरिवेशन के थ्रू आता है, और उस डेरिवेशन को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये क्विक कॉन्सेप्ट क्लास है। अगर हम इसमें डेरिवेशन इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि एग्जाम हॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको टॉपिक के पूरा की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, उसके सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए, उसके फॉर्मूलेस क्या लगना है उस टॉपिक में वो पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता है तो एक बार को आप डेरिवेशन स्किप कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू लर्न द डेरिवेशन, आप किसी कोई भी एक एचएमटी की बुक उठाइए, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स है और क्या कहते हैं कुछ बाउंड्री कंडीशन के थ्रू उन पैरामीटर्स और क्या कहते हैं आपकी जो हीट की इक्वेशन है उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो ये एक मतलब छोटा सा डेरिवेशन है, आप चाहें तो कहीं भी इसको सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करना है तो डेरिवेशन यहाँ पे स्किप कर दिया है।
तो ठीक है, ये इसका इतना आने के बाद हमको पता ही है इसमें सारे पैरामीटर्स हम देख ही चुके हैं कौन क्या है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए। तो टी माइनस टी ए को थीटा लिख सकते हैं और टी आई माइनस टी ए को थीटा आई लिख सकते हैं। ये बराबर किसका होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एच ए एस टाउ अपॉन रो वी सी। तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया। इसी रिलेशन के बेसिस पे गेट पे आपको सवाल लगाने हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देख लें। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, दिस इक्वेशन gives the temperature distribution in the body for Newtonian heating or the cooling. It indicates that temperature rises exponentially with time. बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या है, द क्वांटिटी जो लिखी हुई है, आप जो एक्सपोनेंशियल के आगे जो टर्म लिखा हुआ है एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, तो उसमें जो रो वी सी अपॉन टाउ है यानी कि 1 अपॉन एच ए रो वी सी अगर करेंगे तो उसको बोल देते हैं क्या, थर्मल टाइम कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि थर्मल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, पूरा थर्मल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया और आपसे फिर क्या कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करवाता है। तो उसके लिए आपको सीधे याद रखना है कि थर्मल टाइम कांस्टेंट का मतलब किसकी वैल्यू दिया हुआ है, रो वी सी अपॉन एच ए की। 1 अपॉन रो वी सी अपॉन एच ए करके इसको हम अपने इक्वेशन में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये आपको बहुत जगह एचएमटी में मिलेगा। इसको देख लीजिए क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत ही। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अगर आपको निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालिए और उसका सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया उसका निकालिए और डिवाइड कर दीजिए तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अलग अलग आएगी। तो अब हम कुछ मतलब क्या कहते हैं जो शेप से इंपॉर्टेंट शेप से उनके कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकाल के देख लेते हैं। जैसे फ्लैट प्लेट के लिए क्या होगा, एल सी वी अपॉन ए। अब फ्लैट प्लेट का मतलब क्या है, एक प्लेट है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। जैसे कि आपका मान लीजिए मोबाइल फोन की स्क्रीन, एक तरफ स्क्रीन होती है एक तरफ बैक पैनल होता है और उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो वैसी कोई एक प्लेट है मोबाइल फोन की जैसे कि, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल वी एच। और उसमें दो सरफेस है ना, एक स्क्रीन वाली सरफेस और एक जहाँ पे और एक दूसरी कैमरे वाली सरफेस। तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा बी एच हो जाएगा और एल आपकी थिकनेस है, एल थिकनेस रिप्रेजेंट कर रही है। तो दो सरफेस अगर 2bh रख दिया, कैंसिल कर दिया तो l/2 आ गया। l/2 आने के बाद ये हो गया तुम्हारा फ्लैट, मतलब आपका ये आ गया इसके लिए, मतलब ये जो फ्लैट प्लेट के लिए हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या है, सिलेंडर लॉन्ग, मतलब सिलेंडर के लिए निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, r/2 निकलेगा। सेम प्रोसेस वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। स्फीयर के निकालेंगे तो r/3 निकलेगा, सेम प्रोसेस। और इसके बाद क्यूब के लिए निकालेगा तो ये निकलेगा। और इस तरीके से क्या होगा कि अब अगला एक जो इसमें टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीआई। बीआई क्या है, बायोट नंबर, HLC अपॉन के। HLC अपॉन के बायोट नंबर का मतलब है HLC अपॉन के। दूसरे टर्म में इसको बोलते हैं कि अगर ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कंडक्टिव रेजिस्टेंस को आप डिवाइड कर दें, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग में पढ़ाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और जो है आपका सरफेस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो ये बायोट नंबर के बराबर हो जाएगा, HLC अपॉन के। ये याद रखना है। और ये जो आप पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम हो। अगर इसकी वैल्यू 0.1 से ज्यादा है तो हम इस पैरामीटर्स को यानी कि इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेना है कि बायोट नंबर कितना आ रहा है। बायोट नंबर 0.1 से कम होना चाहिए तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, अल्फा। अल्फा मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द सॉलिड के अपॉन रोसी, मतलब कितना कोई बॉडी कितना डिफ्यूज कर रही है हीट को, वो उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है के अपॉन रोसी। ये चीज आपको भी याद रखनी है। और नॉन डायमेंशनल फैक्टर एक फोरियर नंबर होता है, अल्फा टाउ अपॉन एल सी स्क्वायर। मतलब जितने पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं उन पैरामीटर्स के हिसाब से ये कुछ क्या कहते हैं हमारे पास जो निकले हैं, ये तीन चीजें याद रखनी, फोरियर नंबर, थर्मल डिफ्यूजिविटी और बायोट नंबर। और इसकी वजह से एक रिलेशन और निकल के आता है जो कि t माइनस टी अपॉन टी आई माइनस टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बायोट नंबर इनटू फोरियर नंबर। ये एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट थे जो कि इस टॉपिक में लगने हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है जो अगले कुछ मिनट में आपको प्रॉब्लम सीखेंगे कैसे होना है क्या होना है। लेकिन ये सारे की कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई की कॉन्सेप्ट नहीं है। किसके लिए, लैम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए। ओके, तो अब देखते हैं कि इस टॉपिक से गेट में अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द बायोट नंबर इज वेरी स्मॉल।
मतलब लेस देन 0.01 कब होगी? बायोट नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2002 में एक नंबर क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके ऑप्शंस हैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज नेग्लिजिबल, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इज नेग्लिजिबल, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सॉलिड इज नेग्लिजिबल, नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने सबसे टॉपिक को शुरू कर रहे थे तो हमने माना था उसमें ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस हमारा क्या है, सॉलिड का निग्लिजिबल है, इसी वजह से पूरा का पूरा जो हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा था। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोट नंबर सिग्निफाइज, बायोट नंबर क्या होता है? द रेशियो ऑफ द हीट कंडक्टेड टू हीट कन्वेक्टेड, नंबर वन। नंबर ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ हीट कन्वेक्टेड टू द हीट कंडक्टर, ऑप्शन सी द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जो इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो और जो एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बायोट नंबर HLC अपॉन के आ जाता है। ये हम लोगों ने देखा था, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कॉन्सेप्ट में। अगला है द लम्प्ड हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट सडनली एक्सपोज्ड टू अ फ्लूइड मीडियम एट अ डिफरेंट टेम्परेचर इज वैलिड। मतलब लम्प्ड हीट ट्रांसफर एनालिसिस कब वैलिड होगा, ये आपको बताया था मैंने। बायोट नंबर की वैल्यू इट शुड बी लेस देन 0.1, तो जब 0.1 से वैल्यू कम होगी तो ये हम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम गेट एग्जाम में जरूर आता है, लगभग लगभग आता है, आपको अदर कंप्यूटर एग्जाम में मिलेगा। इसको समझेंगे जरा क्या है कि एक 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर कॉपर की प्लेट है या स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है 6.25, यानी कि ये 6.25 एल की वैल्यू हो गई। गिवन डेटा आप नोट करते जाइए साथ में। तो इसका जो एरिया है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 6.25 इसकी लेंथ है यानी कि थिकनेस है, यानी कि एल की वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ये किसकी वैल्यू है? ये आपकी वैल्यू है टी आई की, यानी कि इनिशियली कितना है टी आई टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर इज सडनली ड्रॉप टू लोअर टू 36 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लेट टू रीच द टेम्परेचर एट 108 डिग्री सेल्सियस। मतलब अल्टीमेटली जो इसका टेम्परेचर हो जा रहा है वो 36 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, मतलब ये टी ए की वैल्यू दे दिया। और इसके बाद जो कह रहा है कि 108 सॉरी 108 टेम्परेचर रीच करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो 108 है ये टी की वैल्यू है और टाउ की वैल्यू इसमें पूछ रहा है, दे दिया है। और क्या डेंसिटी बराबर दिया हुआ है और इसमें सी की वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, तो ये सारी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका एरिया निकाला 2, मतलब क्योंकि 2 साइड है तो ये एरिया हो जाएगा इसका 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मीटर में आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने इस तरीके से, और इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकाल लेंगे, LC इक्वल टू V अपॉन AC। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आने के बाद हम चेक करेंगे कि ये बायोट नंबर कितना आ रहा है। अगर बायोट नंबर 0.1 से कम आ रहा होगा तो फिर हम इसको मतलब इसका जो एनालिसिस है वो लगा सकते हैं। तो एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस कहता है कि मतलब T माइनस टी अपॉन टी आई माइनस टी एक्सपोनेंशियल माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। सारा कुछ दिया हुआ है, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू दी है, सिर्फ टाउ नहीं दिया हुआ है। और पहले चेक कर लेना है अगर वैल्यू 0.1 से कम आ रही है तो ये प्रोसेस लगा देंगे और टाउ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने किया तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू इतनी आई, बायोट नंबर की वैल्यू इतनी आई, तो ये वैल्यू जो आई है बायोट नंबर की 7.6 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 0.1 से कम है, इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हमने अप्लाई किया तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पे लगा रखा है मैंने ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इस तरीके से टाउ की वैल्यू 154.32 सेकेंड आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको करना है। इसको एक बार समझिए, समझने के बाद इस पर प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक चीज और मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, गेट 2004 में पूछा गया है, सेम प्रोसेस पे है, सेम फिनोमेना में है, सब कुछ पूछा गया है। और अगर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको दे दूंगा कि कितना इसका आंसर है। तो खुद से प्रैक्टिस करिए और इसको लगाइए और इसका आंसर निकालिए कितना आता है। आई होप कि आपको कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट मिले होंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो ऑब्वियस सी बात है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून। थैंक यू।